Dear students, today's lecture is about orthogonal complement and orthogonal and orthonormal sets. Uh, First of all, we will talk about orthogonal complement. तो definition ये है कि अगर W is the subspace of a real inner product space, then the set of all vectors in V that are orthogonal to every vector in W is called orthogonal complement of W and is denoted by this symbol. तो असल में ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कौन सा सेट है, उसमें वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि वी के वो वाले सारे के सारे वेक्टर जो कि डब्ल्यू के हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल, तो उस सेट को हम डब्ल्यू इस डब्ल्यू बार से डिनोट करेंगे. तो कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट में है तो उसकी इनर प्रोडक्ट और वी के एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो. थ्योरम जो है वो ये फर्स्ट थ्योरम हमें ये स्टेट करता है कि अगर W सबस्पेस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V की, तो W orthogonal complement of W is also a subspace of V. एंड सिमिलरली इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है उसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट होगा. तो प्रूफ कैसे होगा? सबसे पहले अब हमने प्रूफ करना है कि ये orthogonal complement of W is a subspace of V. तो पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी होगी कि क्या ये नॉन एम्प्टी है. तो इसमें कम अज़ कम ज़ीरो एलिमेंट ज़रूर है, बिकॉज ज़ीरो एलिमेंट की जिस भी V के एलिमेंट से इनर प्रोडक्ट लेंगे वो ज़ीरो आ जाएगी. तो जो सेट W bar contain at least the zero vector since the inner product of 0 and W is 0 for every vector W in W. तो W का कोई भी अगर एलिमेंट लेगी उसकी इनर प्रोडक्ट कम से कम 0 के साथ 0 ही हो. तो इट मीन कि ज़ीरो एलिमेंट जो है वो इस W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में बिलोंग करता है. अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये अंडर एडिशन और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है. तो उसके लिए आप सपोज करें कि दो एलिमेंट U और V जो है वो इस सेट W में W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में. तो इट मीन कि U और W के हर एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है. सिमिलरली V और W के हर एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है. हमने प्रूफ क्या करना है कि U प्लस V जो है वो भी इस सेट में बिलोंग करता है. तो उसके लिए क्या प्रूव करना होगा कि U प्लस V की इनर प्रोडक्ट W के हर एलिमेंट के साथ ज़ीरो है. तो आप ये कंसिडर करें ये एलिमेंट. अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की ये एक्सियम है कि ये लीनियर होता है इन फर्स्ट वेरिएबल. ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, गिवन है. तो इट मीन कि ये अंडर एडिशन क्लोज है. इसी तरीके से अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है, बिकॉज अगेन आप ये ऑलरेडी हम ये लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि ये अगर इस तरीके से इनर प्रोडक्ट में लिखा जाए तो K को कॉमन निकाल लेंगे और ये गिवन है बिकॉज U जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इस वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा. तो W जो है अगर सब स्पेस हो तो उसकी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी सब स्पेस हो. और इसी तरीके से अब इसके W और उस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W जो है उसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही कॉमन होगा, बिकॉज इफ V इज एनी वेक्टर जो कि W और W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में अगर ज़ीरो के अलावा कोई और एलिमेंट है देन V इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ. तो V जो है वो अपने ही ऑर्थोगोनल होगा, दैट इज the inner product of V with V is 0. It follows from the positivity axiom of inner product space that V is equal to 0. तो पॉजिटिविटी एक्सियम क्या थी कि अगर इनर प्रोडक्ट जो है सेम एलिमेंट का ज़ीरो हो तो वो एलिमेंट भी ज़ीरो होगा. तो ये जैसे ही आपके पास सब स्पेस है हमारे पास आएगी, तो नेक्स्ट है कि आप उस सब स्पेस की बेसिस कैसे निकालें. तो सपोज W जो है वो एक सब स्पेस है R6 की which is spanned by these four vectors. W is a subspace spanned by these four vector. Mean कि W का हर एलिमेंट जो है वो इन चारों एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. क्वेश्चन ये है कि हमने इसकी बेसिस फाइंड आउट करनी है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W की. तो जो सबस्पेस W है उसको लिखने का जो है द सबस्पेस W इज द सेम एज द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स. ये हम रो स्पेस और कॉलम स्पेस को बड़ी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. तो मैट्रिक्स W जो है, ये जो सेट W जो है इसकी सब स्पेस वही होगी जो कि इस मैट्रिक्स A की रो स्पेस है.
अब ये जो मैट्रिक्स ए है, इसकी रो स्पेस और जो नल स्पेस है ए की, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। कि आपके पास देखिए, अगर तो ये नल स्पेस ऑफ ए मीन कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए जो है कि आपके पास जो होमोजीनियस सिस्टम है ए एक्स इज उसका होमोजीनियस सिस्टम जो है उसकी जो सोल्यूशन है उसे हम नल स्पेस जो है वो उससे डिनोट करते हैं। तो अगर तो ये एक दूसरे तो ये जो है नल स्पेस जो है इस मैट्रिक्स की और रो स्पेस ये आपस में ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होती है। ये ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। तो अब इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि इसकी रो स्पेस जो है उसकी हमने डायमेंशन निकालनी। तो इट मीन कि आप इसकी नल स्पेस जो है उसकी बेसिस निकाल। तो इसकी नल स्पेस की बेसिस जो है वो निकालने का क्या तरीका है कि इसको ए एक जो जो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसीडर करें ए एक्स इज इक्वल टू 0 और वहाँ से ये हमने प्रीवियसली ये फाइंड आउट किया हुआ है। आप खुद से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि v1 v2 v3 जो है वो बेसिस है इसकी जो नल स्पेस है उसकी। और वहाँ से आप ये जो वेक्टर्स हैं ये क्योंकि ये नल स्पेस की है, इट मीन कि ये रो स्पेस, क्योंकि नल स्पेस और रो स्पेस आपस में ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इट मीन कि ये जो v1 v2 v3 है दिस इज द बेसिस ऑफ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ w। और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि W1 के ये जो वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोगोनल है W1 W2 W3 W4 के। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये W1 और V1 की जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है। इसी तरह से V1 की W2 W3 और W4 से भी 0 है। तो आप इनको सिंपली डॉट प्रोडक्ट की मदद से शो कर सकते हैं। अब अगेन ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। ऑर्थोगोनल सेट जो है वो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई सेट ऑर्थोगोनल है तो इट मीन कि उसके हर एलिमेंट जो है कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट लेंगे तो उसकी इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है कि आपके पास ऐसा ऑर्थोगोनल सेट, उसे ऑर्थोनॉर्मल कहेंगे, जिसमें हर वेक्टर का नॉर्म जो है वो 1 हो। नॉर्म मीन कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो। फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ये ऑर्थोगोनल है। आप ये देख सकते हैं कि v1 और v2 की इनर प्रोडक्ट 0 है, v1 और v3 की भी इनर प्रोडक्ट 0 है और v2 और v3 की भी इनर प्रोडक्ट 0 है। अब ये जो है वो ऑर्थोगोनल सेट है। अब ये ऑर्थोनॉर्मल सेट कब होगा? जब आप इनकी मैग्नीट्यूड देखेंगे। अब देखिए v1 की मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो v1 जो है इसकी लेंथ 1 है, इसकी नॉर्म 1 है, लेकिन v2 जो है इसकी नॉर्म 1 नहीं है। तो ये ऑर्थोगोनल सेट तो है लेकिन ये ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं है। तो किस तरीके से इस स्लाइड में जो है ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक ऑर्थोगोनल सेट हो तो उसको आप ऑर्थोनॉर्मल सेट कैसे बनाएंगे। उसका एक सिंपल वे ये है कि आपके पास अगर एक ऑर्थोगोनल सेट है, आपने उसे ऑर्थोनॉर्मल सेट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करें, हर वेक्टर को, ऑर्थोगोनल सेट में मौजूद हर वेक्टर को डिवाइड कर दें उसकी लेंथ से। तो आपके पास फॉर एग्जांपल u अगर आपके पास वेक्टर है तो आप जो है आपके पास v जो है वो ये एक वेक्टर था जो कि ऑर्थोगोनल सेट में है, तो इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। अब जो रिजल्टिंग वेक्टर u होगा ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होगा, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ऐसा क्यों है? आप देख सकते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड अगर लें u की तो वो 1 आती है। तो ये जो है ऑर्थोगोनल सेट से ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाने के लिए, जैसे ही आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर हो तो उससे ऑर्थोनॉर्मल कैसे बनाएंगे, हर वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड का मतलब आप उसके नॉर्म से उसे डिवाइड कर दें। तो ये इस एग्जांपल में कंस्ट्रक्शन की गई है ऑर्थोनॉर्मल सेट की। तो एग्जांपल 1 जो है, अगर जो हमने लास्ट ये देखी थी, इस एग्जांपल में अगर आप v1 की मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 है,
V2 की मैग्नीट्यूड लें तो 2 है, इसी तरीके से V3 की मैग्नीट्यूड जो है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो वेक्टर्स जो थे कौन सी, अब हमने इस ऑर्थोगोनल सेट को ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाना है। तो हमने क्या किया है, V1 से उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो V1 को उसकी क्योंकि V1 की का नॉर्म 1 है तो ये वही रहेगा, U2 को भी इसी तरीके से उसके नॉर्म से, तो ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो U1, U2, U3 है ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है। आप ये बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो यहीं पर ही 1 है, आप इनका नॉर्म लें तो ये 1 आएगा, और इनकी इनर प्रोडक्ट भी, इनमें से कोई भी पेयर लें तो इनर प्रोडक्ट 0। तो ये जो है वो कंस्ट्रक्शन है ऑर्थोगोनल सेट से ऑर्थोनॉर्मल सेट। थ्योरम 6.31 जो है ये हमें बता रहा है कि अगर आपके पास एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर हो इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन दिस सेट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हर वो ऑर्थोगोनल सेट इनर प्रोडक्ट स्पेस में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये अगेन एग्जांपल है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ पी एन। पी एन जो है वो वेक्टर स्पेस है पोलिनोमियल्स की। अगर हम इसमें से दो पोलिनोमियल लें, एक पोलिनोमियल डिग्री एन का जिसको आप p से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को q से डिनोट करें, अगर आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लें तो ये सिंपली जो कोएफिशिएंट्स आएंगे इनकी आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ए ज़ीरो बी, ये कंपोनेंट वाइज आपने मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देना। तो इसका जो नॉर्म है वो क्या होगा, द इनर प्रोडक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट, दिस विल बी ए जीरो स्क्वायर, ए वन स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्यू का नॉर्म क्या होगा, बी जीरो स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर एंड सो ऑन। तो you should be able to see from the formula that the standard basis is orthogonal with respect to the inner product। तो ये जो है आपके पास जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है पी एन की, इसकी ये बेसिस है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है पी एन की। तो ये जो है ये ऑर्थोनॉर्मल होगी इसकी, इसमें इसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर्स जो है ये ऑर्थोगोनल है। आप इनकी जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी दो एलिमेंट की, आप फॉर एग्जांपल आप 1 और x की इनर प्रोडक्ट लें तो इस फॉर्मूले से उनकी इनर प्रोडक्ट निकालें तो वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो इस तरीके से आप निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट जो है वो सबके 1 है तो मैग्नीट्यूड सबकी 1 आएगी। तो ये ऑर्थोनॉर्मल, तो स्टैंडर्ड जो बेसिस है वो ऑर्थोनॉर्मल होगी। In example 2, we show that these vectors form an orthonormal set of vectors with respect to the Euclidean inner product on R cube, मतलब के with respect to the dot product. Theorem 6.31 में these vectors form a linearly independent set। हमने theorem 6.3.1 में कहा था कि हर linearly independent set जो है, अगर कोई सेट ऑर्थोगोनल सेट है किसी भी इनर प्रोडक्ट्स में तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। तो इट मीन कि ये जो U1, U2, U3 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो R3 की डायमेंशन हमें पता है, R3 की डायमेंशन 3 है, तो इट मीन कि हर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जिसमें 3 एलिमेंट होंगे वो बेसिस बनाएगा। तो इट मीन कि दिस सेट इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट तो पहले ही से ही था, अब ये बेसिस भी होगा। तो इस तरीके से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है, जैसे ही आपके पास इनर प्रोडक्ट में कोई ऑर्थोगोनल सेट होता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर डायमेंशन का पता हो तो वो फिर बेसिस भी बनाएगा। तो इस वजह से ये जो सेट एस है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो one way of to express these vectors is either in linear combination of these vector is to convert them। और अगर आपने किसी भी वेक्टर को एस के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है तो इस तरह लीनियर कम्बिनेशन में लिख दें। लेकिन अगर आपके पास जो बेसिस है वो ऑर्थोगोनल हो या ऑर्थोनॉर्मल हो, देखिए जनरली तो अगर हमने ये देखना हो कि कोई वेक्टर जो है वो बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में तो इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि बेसिस ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोनॉर्मल है तो ये रिजल्ट जो है इसकी मदद से आप ये लिख सकते हैं कि अगर एस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो और u इज एनी वेक्टर इन w तो u को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
और अगर एस जो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो तो उस केस में क्योंकि V1 की नॉर्म जो है वो 1 होता है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट वे है कि किस तरीके से आप वेक्टर्स जो हैं उनको इक्वेशन नंबर 3 और 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ जो है, पार्ट ए का प्रूफ है कि अगर आपके पास एस जो है वो गिवन है, वो बेसिस है बी की। फर्दर क्योंकि बेसिस है, इट मीन के एलिमेंट यू जो है उसे बी के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब हम शो क्या करेंगे कि ये जो C1 है दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी आई ओवर द नॉर्म ऑफ वी आई होल स्क्वायर। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u और vi क्या है। यहाँ पर u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, u जो है वो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वेरिएबल में लीनियर होता है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें फर्दर ये भी पता है कि S जो है वो ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट में क्या होता है कि कोई से दो पेयर ऑफ एलिमेंट लें तो उनकी इनर प्रोडक्ट दो पेयर लें तो उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो। इट मीन कि V1 और VI की इनर प्रोडक्ट जीरो है, V2 और VI की भी जीरो है। सिर्फ इसमें से एक है पेयर जिसमें VI और VI जो है उनकी जो है इनर प्रोडक्ट जो है वो वन बन जाएगी। वो सिर्फ वही बचेगी, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये चीज़ किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ VI होल स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, CI की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और बी पार्ट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल सेट है, तो उसमें सिर्फ क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 में नॉर्म ऑफ V1 को 1 के इक्वल पुट कर दें, सिमिलरली नॉर्म ऑफ V2 को 1 के इक्वल पुट कर दें, और नॉर्म ऑफ Vn को भी इक्वल टू 1 पुट कर दें। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। यूजिंग द टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशन इट फॉलोज फ्रॉम दैट द कोऑर्डिनेट वेक्टर। अब अगर हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है रिलेटेड टू एन ऑर्थोगोनल बेसिस, हम ऑलरेडी हमने बेसिस के कोऑर्डिनेट वेक्टर हमने देखा हुआ कैसे निकालते हैं। अब कॉरिस्पॉन्डिंग टू ऑर्थोगोनल बेसिस किस तरह निकालेंगे, उसका तरीका ये है कि आप किसी भी वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना चाहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग टू ऑर्थोगोनल बेसिस, तो इक्वेशन नंबर 6 की मदद से वो निकल जाएगा। और इन केस अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट हो तो इक्वेशन नंबर 7 की मदद से कोऑर्डिनेट वेक्टर आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर V1 V2 V3 ये हमारे पास एक सेट है, और ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑर्थोनॉर्मल है। आप पहले इनकी मैग्नीट्यूड हमें नज़र आ रही है कि ये 1 है हर एक की। अब यहाँ पे नॉर्म जो है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। और इस तरीके से V1 और V2 जो है उसकी इनर प्रोडक्ट जीरो है, V1 V3 की भी इनर प्रोडक्ट जीरो है, और V2 V3 की भी इनर प्रोडक्ट जीरो है। तो ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और थ्योरम जो है ये इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करते हुए आप U की जो है वो U की वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये जो वेक्टर ये U जो है ये हमारे पास ये थ्योरम 6.3.2 जो है, इसमें आप ये वैल्यूज रिप्लेस करें तो ये वेक्टर U आ जाएगा। तो U जो है यहाँ पर ये V1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसी तरीके से V2 की वैल्यू भी गिवन है, V3 की वैल्यू भी गिवन है, और ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करें तो हमारे पास द कोऑर्डिनेट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ U रिलेटिव टू S जो है इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं। द इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V1 वो आपके पास 1 है, और इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू V2 जो है वो -1/5 है, और इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू Vn जो है वो 7/5 है। क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इस वजह से ये आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 7। एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म एन ऑर्थोगोनल बेसिस फ्रॉम एन ऑर्थोगोनल बेसिस। तो अगर आपके पास ये
यहाँ पर इस एग्जांपल में अगेन बताया गया है कि एक ऑर्थोगोनल बेसिस हो तो उसकी मदद से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे बनाएंगे। ये W1, W2, W3 जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस है R3 की। आप प्रूफ कर सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट W1 की W2 के साथ लें, W2 की W3 से लें या W1 की W3 से, तो वो ज़ीरो आती है। तो कैसे बनाएंगे इसे ऑर्थोनॉर्मल? आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे, हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर V1, V2, V3 आ जाएंगे जो कि ऑर्थोनॉर्मल सेट होते हैं। और इसी तरीके से दोबारा से यहाँ पे अप्लाई किया गया कि 1 to 4 को हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में किस तरह लिखना है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ये जो बी पार्ट है थ्योरम 6.3.2 का, ये इसको यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ निकालें और ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है इस सेक्शन में, इस लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल बेसिस और देखा है कि एक ऑर्थोगोनल बेसिस से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने का क्या तरीका है कि आप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं तो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बन जाते हैं। और इसी तरीके से ऑर्थोगोनल बेसिस से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।